रिमेंबर, जब आप आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, उसके बाद आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई किया है एज ए फैमिली मेम्बर ऑफ ए ब्रिटिश नेशनल, तो उसमें एक स्पेसिफ़िक इमिग्रेशन रूल्स हैं जिसके तहत आप अपनी एप्लीकेशन करते हैं। अब उसको कंसिडर करते हुए सम टाइम क्या होता है कि बाज़-औक़ात जो वीज़ा ऑफ़िसर है वो अपनी पावर से बियॉन्ड आगे चल के उसको एप्लीकेशन को असेस करता है, जबकि उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल पूरी हो रही होती है। अगर आपने असेस करना है कि आपका जो बाय लॉ आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है या नहीं है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि सबसे पहले आप लीगल एरर को फाइंड करने के लिए, वीज़ा ऑफिसर के लीगल एरर को फाइंड करने के लिए या अपने लीगल ग्राउंड्स बनाने के लिए सबसे पहले आप जो चीज़ कंसीडर करेंगे वो है रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट। उसमें जब आप देखेंगे कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट प्रॉपरली साथ इनक्लोज लगा है, अगर आपके पहले मैरिज हुई है तो आपकी प्रीवियस जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है वो आपने साथ लगाया है। उसके अलावा आप जेन्युइनली मैरिड हैं, आपने अपनी जो तस्वीरें हैं, मैरिज तस्वीरें हैं वो भी साथ लगाई हैं, आप इकट्ठे रह रहे हैं, आपके कोई बिल आते हैं आपने वो भी साथ लगाए थे। तो ये आप अपने एवेलुएट करेंगे अपनी एविडेंस को जो आपने एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन दी थी। जब वो चीज़ें कंप्लीट होंगी आपके लिए आसानी होगी इस चीज़ को असेस करने के लिए कि रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होती है। तो पहला रूल आपने ये देखना है कि आपकी रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट पूरी है। दूसरा रूल आप उसमें ये देखेंगे कि आप एज ए एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन आपकी जो थी उसमें आपने हर इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली दी है, उसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो उसमें दूसरी चीज़ जब आप उसके बाद असेस करेंगे रिलेशनशिप के बाद, फिर आप उसमें आ जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट के लिए आप उसमें उसको असेस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आपका प्रॉपरली पास था, आपने जो उनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसके मुताबिक अपना इंग्लिश लैंग्वेज किया है, उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट आपने इनक्लोज किया है जो कि रिक्वायरमेंट थी, विच मीन्स कि अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी प्रॉपर तरीके से हुआ है सर्टिफिकेट, तो उसको आप कंसीडर करेंगे कि ये आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी थी। अब तीसरी चीज़ जो उसमें वो सूटेबिलिटी टेस्ट में ये देखेंगे, अगर आपका जनरल रिफ्यूज़ल में रिफ्यूज़ नहीं हो रहा हो तो उसमें आपका ये देखते हैं कंडक्ट, आपका प्रीवियस कंडक्ट, आपका कोई ऑफेंस तो नहीं है, आपकी कोई कन्विक्शन तो नहीं हुई है, अथॉरिटीज़ के साथ आपका रिकॉर्ड क्लियर है। तो सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए आपको अपने आप को असेस करना होगा कि आपने प्रॉपर तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन उनको पास की थी, विच मीन्स कि अगर आपका सूटेबिलिटी टेस्ट भी पास है तो फिर नेक्स्ट थिंग आप उसमें जो नंबर 4 कंसिडर करेंगे वो होगी आपकी इनकम रिक्वायरमेंट। अब इनकम रिक्वायरमेंट में आप मेरे प्रीवियस शो में आपने देखा होगा या फिर स्पाउस वीज़े की आप दूसरे शो में आप अगर गौर से डिटेल से देखें तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने इनकम रिक्वायरमेंट में उसके साथ लगाए थे तो आप असेस करेंगे कि आपकी इनकम रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट है, या अगर आप एक्सेप्शंस में आते हैं तो वो एक्सेप्शंस के हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, मेंटेनेंस के डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, तो फिर भी आप क्वालिफाई करते हैं। तीसरी चीज़ आपने जो ये देखनी है उसमें ये होगी आपकी रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, उसके भी प्रूफ जब आप देखेंगे पूरे हैं तो आपने रिलेशनशिप का कर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज का कर लिया, उसके बाद आपका इनकम रिक्वायरमेंट भी पूरी है। इसके साथ साथ आपने स्पॉन्सर की तरफ से जो अकोमोडेशन है आपके लिए इनफ अकोमोडेशन यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स भी जब आप असेस करते हैं कि वो भी पूरे हैं तो फिर आप फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर का एरर ऑफ लॉ है, एरर ऑफ लॉ है, उनको सिर्फ अपनी उनकी पावर्स ये है कि वो इसी के अंदर रहते हुए आपका एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे, जो इमिग्रेशन रूल्स उनको कहते हैं। जो इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक जब आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो उसके बाद अगर वो अपनी डिस्क्रिप्शन अपनी पावर से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपका एक ग्राउंड ऑफ अपील बन जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, अपने अपील नोटिस में लिख सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये तो हमने बात की है एरर की, आपके एरर्स फैक्चुअल एरर्स हो सकते हैं, लीगल एरर हो सकते हैं, उसको आपने किस तरह से एड्रेस करना है, किस तरह से पैराफ्राइज करना है जब आपने अपील नोटिस कंप्लीट करना है। यहाँ पर अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी बिफोर
कि आपको मैं ये फर्दर अपील फॉर्म कंप्लीट करना बताऊं कि किस तरह से आपने अपना अपील फॉर्म कंप्लीट करना है, सेक्शन बाय सेक्शन आपको दिखाऊं। आपको यहाँ पर मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी या सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप मुझे अगर फर्दर आपकी कोई पर्टिकुलर एडवाइस आप करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बिलो कर सकते हैं। इसी वीडियो में आप मुझे सब्सक्राइब अगर करते हैं तो यू विल गेट द ऑप्शन कि आप इसमें कमेंट अपना छोड़ें, उसको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। या फिर आप मुझे अगर आपकी कोई प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, तो उस पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। दैन कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ आपका मैटर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं शो करना चाहते। और मैं एडवाइस करूँगी कि पर्टिकुलर अपनी एविडेंस या आपका जो डाटा प्रोटेक्शन का नाम है, कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो कमेंट में बिल्कुल नहीं लिखें। कमेंट में आप जेनेरिक इन्फॉर्मेशन या जेनेरल डिस्कशन प्लेटफॉर्म के तौर पे कर सकते हैं, जो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो, उसके मैं जवाब दूंगी। लेकिन अगर आपका पर्टिकुलर मैटर है तो वो या तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या फिर जो एक क्लास मास्टर क्लास में रन करने जा रही हूँ उसमें अगर आपने अपना फ्री टिकट बुक करना है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी फ्री बुकिंग कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर डिटेल के साथ जो एक हमारे 4-5 आवर्स की एक मास्टर क्लास होगी जिसमें हम डिटेल से सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसको आप वहाँ पर एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके आप अपना कमेंट भी छोड़ सकते हैं और अपनी फ्री टिकट के लिए बुकिंग भी कर सकते हैं मास्टर क्लास के लिए, जो कि मैनचेस्टर में अभी मैं होल्ड करूँगी उन लोगों के लिए जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है यहाँ पे एज ए फैमिली मेम्बर। तो नाज़रीन, अब जिस तरह से मैंने बात की थी आपको यहाँ पर अपील के लिए कि अपील का नोटिस आपने किस तरह से कंप्लीट करना है। अपील का नोटिस फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से आपका रेलिवेंट कोई भी अपील नोटिस, ये जो अपील नोटिस है ये ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स के लिए है, IAFT 6 है, इसमें आपके आ जाते हैं, ये ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन के लिए है और यूरोपियन एप्लीकेशन के लिए है। लेकिन इस तरह से अगर आप अपना जो इमिग्रेशन का फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं इस स्पेसिफिक पार्टनर की अपील के लिए, पार्टनर की अपील के लिए आपको चाहिए होगा आपका, अगर विद इन द यूके आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुआ है IAFT 1, लेकिन अगर आपका आउटसाइड द यूके है दैन सेटलमेंट की एप्लीकेशन के लिए आपको चाहिए होगा IAFT 2। अब IAFT 2 फॉर्म कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि उसके पेज जब डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो आपने उसके साथ अपने जो फ़ीस पे करते हैं £140, उसके लिए आप अपने अपने डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद आप उसके साथ अपनी अपील के साथ रिफ्यूज़ल लेटर को जोड़ेंगे। उसके साथ आप अपने ग्राउंड्स, उसके सेक्शन के अंदर, अपील के अंदर ही एक सेक्शन बना होता है, आप अपना ग्राउंड लिखेंगे। जिस तरह से प्रोग्राम के शुरू में मैंने बोला कि अगर आपका फैक्चुअल एरर आप फाइंड करते हैं तो उसको क्लैरिफाई करेंगे कि उन्होंने कौन सी गलती की है। अगर आप फाइंड आउट करते हैं कि ये जो 4-5 रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, रिलेशनशिप की है, इंग्लिश लैंग्वेज की है, इनकम अगर डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हैं तो एक्सेप्शंस की है, या फिर इनकम रिक्वायरमेंट £18,600 की है, उसमें अगर आप समझते हैं कि वीज़ा ऑफिसर ने कोई गलती की है तो वो आप वहाँ पर उसका ग्राउंड्स डिटेल के साथ लिखेंगे कि किस तरह से आप समझते हैं आपके ग्राउंड्स कंप्लीटेड थे और वीज़ा ऑफिसर की तरफ से गलती हुई है। या अगर आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप उसका डॉक्यूमेंट्स का नाम भी ज़रूर मेंशन करेंगे, क्योंकि आपका काम है कोर्ट को फैसिलिटेट करना, कोर्ट को समझ लगे कि गलती क्या है और आपका केस क्या है, आप क्या लेना चाह रहे हैं कोर्ट से, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने ग्राउंड्स में। तो जब आप अपील नोटिस तैयार कर रहे होंगे उस वक्त आपने, अगर खुदा ना खासा सम टाइम ये होता है कि आपके पास टाइम लिमिट होती है, अगर आप आउटसाइड द कंट्री अपील कर रहे हैं 28 डेज़, किसी वजह से आपसे ज़्यादा टाइम हो जाता है, 28 डेज़ का पीरियड गुजर जाता है, आप खुदा ना खास्ता अगर बीमार हो गए हैं या किसी वजह से आप अपील नहीं कर सके, तो उसमें आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम एप्लीकेशन लिख सकते हैं, अपनी रीज़न के साथ कोर्ट को बता सकते हैं कि क्यों आपने लेट अपील की है, तो वो आपको कंसिडरेशन मिल के आपको फर्दर टाइम मिल सकता है जिसमें आपकी अपील लिस्ट हो जाएगी।
अब उससे फर्दर आप क्या करेंगे कि जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आई विल सजेस्ट डेफिनेटली यू मस्ट इनक्लोज ऑल योर एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स विद योर अपील नोटिस, जिस पे आप रिलाई कर रहे हैं, जिस पे आप चाह रहे हैं कि ये आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हैं। अगर आपके मैरिज सर्टिफिकेट हैं, अगर आपकी पे स्लिप्स हैं, अकोमोडेशन रिपोर्ट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, स्पॉन्सरशिप लेटर्स हैं, ये सारे की डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपील नोटिस के साथ लगाएंगे। उसके साथ आप अपने रीजंस लिखेंगे, ग्राउंड्स लिखेंगे जिसकी ग्राउंड्स पे आप रिलाई कर रहे होते हैं। उसके अलावा आप अपने अपील फॉर्म के अंदर वो आपसे सेक्शन बाय सेक्शन इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, पर्सनल डिटेल्स क्या है, आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स क्या है। अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है दैट्स फाइन, अगर नहीं है तो उसकी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब सारे सेक्शन कंप्लीट करेंगे, मेक श्योर यू साइन द अपील फॉर्म, अपने सिग्नेचर्स करें अपील पर। कंप्लीट हो गया आपका अपील फॉर्म। उसके बाद आप उसके अंदर ग्राउंड्स भी लिख दिए हैं। अगर ग्राउंड उसके अंदर नहीं आ रहे तो सेपरेट शीट पे टाइप करें, उसको साथ इनक्लोज कर दें, सेक्शन के अंदर लिखें सी अटैच्ड अपील ग्राउंड्स। तो उसको फिर आप लेस्टर के जो आपका एड्रेस है आपको अपील फॉर्म के ऊपर मिल जाएगा, उसको आप ईमेल कर सकते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप लेस्टर का फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल LE16ZX, ये आपको जो है वो एड्रेस नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये आपको एड्रेस नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। तो इस एड्रेस पे आप भेजेंगे अपनी अपील को। अपील में आपके जो है वो फ़ोटो कॉपीज़ जाएंगी, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएंगे, फ़ोटो कॉपीज़ आपकी जाएंगी। अपील में आप फैक्स भी कर सकते हैं, स्कैन करके ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपको ईमेल करना है तो ईमेल एड्रेस भी आपको आपके फॉर्म के ऊपर मिल जाएगा। और उसके बाद जब एक दफ़ा आपकी अपील चले जाएगी, उसके बाद भी उसके नीचे एक कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होगा जहाँ पर फर्दर कोरेस्पोंडेंस आप कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, डिफरेंट ईमेल एड्रेस है। मेक श्योर कि आप प्रॉपर एड्रेस करें, प्रॉपर एड्रेस पे अपनी अपील को भेजें। तो नाज़रीन, होपफुली आज के इस प्रोग्राम में आपको इस चीज़ की समझ लगी होगी कि आपने किस तरह से फॉर्म जो है वो अपने फॉर्म कंप्लीट करके ग्राउंड्स किस तरह से ड्राफ्ट करने हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है कि फैक्चुअल आपके ग्राउंड्स है या लीगल ग्राउंड्स है जिसकी बेसिस पे आपको वीज़ा मिलना चाहिए था या अब आपकी अपील अलाउड होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप वन बाय वन मेंशन करेंगे। फर्दर आपको स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे सोशल मीडिया पे भी शाज़िया अंजम और बैरिस्टर शाज़िया अंजम के नाम से फॉलो कर सकते हैं, कमेंट बिलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। फर्दर एडवाइस गाइडेंस आपको फ्री दी जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका केस जो है वो आपका केस हम करें, अपील करें या एप्लीकेशन करें, उसके आपके स्पेसिफिक चार्जेस होंगे जो कि आपको स्पेशल डिस्काउंट के ज़रिए इस प्रोग्राम की वसातत से आपको उसमें स्पेशल डिस्काउंट दी जाएगी, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बैरिस्टर शाज़िया अंजम को इजाज़त दीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी कि जब अगर आपका रिफ्यूज़ल हुआ है एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश नेशनल या एज ए फैमिली मेम्बर ऑफ यूरोपियन नेशनल, तो उसके लिए अपील के ग्राउंड्स डिफरेंट होते हैं। उसके लिए अपील कि आपके प्रोसीजर भी, टाइम लिमिट भी डिफरेंट होगा। लेकिन एक बात जाते जाते यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि अगर आपका विद इन कंट्री वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, एप्लीकेशन लीव टू रिमेन रिफ्यूज़